इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस की। ये एक टॉपिक है वेव्स का, और पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे स्टैंडिंग वेव्स पे। एंड हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में रेजोनेंस होता क्या है। हम उसके फार्मूलाज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम उसका कॉन्सेप्ट सोच समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि हम स्टैंडिंग वेव्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, एक स्ट्रिंग बनाएंगे हम कॉपी में, जो कि दोनों साइड से फिक्स्ड होगी, जस्ट लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो वी नो कि हर स्ट्रिंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक ही नहीं कई सारी होती हैं। उनमें से सबसे जो पहली या एक लोब वाली फ्रीक्वेंसी होती है, हम उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है V/2L। ठीक है, ये हम सबको पता है। ओके, अब V/2L का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है ये एक लोब में वाइब्रेट करेगी, मतलब कि इसके दोनों एंड्स पे नोड होंगे, बीच में कोई नोड नहीं होगा। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ कि स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट करेगी। देखिए, ठीक है, ये डॉटेड जो लाइन है, मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे 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 ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी। ठीक है, ओके। सो दिस इज द फंडामेंटल, ये जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब इसी स्ट्रिंग की जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, ये इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसी स्ट्रिंग की जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी होगी वो, उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 2V/2L। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी 2V/2L, उसके नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी 3V/2L। ये हमने वेव्स में पढ़ा है। अब 2V/2L फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रिंग है जो दोनों साइड से फिक्स्ड है, ये जब वाइब्रेट करेगी तो ये दो लोब्स में वाइब्रेट करेगी, कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब इसके बीच में भी एक नोड बन जाएगा। ओके, ठीक है। इसकी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी होगी 3V/2L। ओके, उसका मतलब क्या कि ये जो स्ट्रिंग है ये तीन लोब्स में वाइब्रेट करेगी, मतलब कि दो नोट्स बनेंगे बीच में। वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, थर्ड फिगर। ओके, सो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कैसे हो रहा है? मतलब कि क्या हम उस स्ट्रिंग में फिजिकली कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें एक लोब बन रहा है, कभी कभी दो लोब बन रहा है, कभी तीन लोब बन रहा है? क्या हम उसको बीच से, मतलब तीन लोब में हम दो जगह से कहीं से फिक्स कर देते हैं, या दो लोब में कहीं एक जगह से फिक्स कर देते हैं? ऐसा है या तो मतलब ये क्यों हो रहा है? तो इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। ओके, सो हम सबको पता है कि रेजोनेंस का मतलब है कि जब किसी आउटर फ्रीक्वेंसी से, ये डिफाइंड वो नहीं है, मतलब स्टेटेड डेफिनेशन नहीं है। मतलब क्या है रेजोनेंस का कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी आउटर सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो उस ऑब्जेक्ट के जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज होता है। ओके, ठीक है। मतलब कि सपोज एक स्ट्रिंग जो हमने ली है वो है दोनों साइड से फिक्स्ड है, एंड उसके पास हम एक फॉर्क ले आए। ठीक है, सपोज 100 हर्ट्स का। तो हम मानते हैं फॉर टाइम बीइंग कि ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है 100 हर्ट्स। कूल। हम एक फॉर्क 100 हर्ट्स पे वाइब्रेट करके इस स्ट्रिंग के पास में ले आए। ठीक है, तो सिर्फ उतने से क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगेगी।
सो अगर 100 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जिसमें कि एक लोब बन रहा है, मतलब f इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज विच इज इक्वल टू v/2l, मतलब f इज इक्वल टू 2v/2l के लिए हमें 2 टाइम्स 100 हर्ट्ज लाना पड़ेगा, मतलब कि 200 हर्ट्ज। तो जब हम 200 हर्ट्ज लाएंगे तो ये जो स्ट्रिंग है ये 2 लोब्स में वाइब्रेट करने अपने आप शुरू हो जाएगी, हमें कोई फिजिकल इसमें कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। सिमिलरली हम जब 300 हर्ट्ज लाएंगे तो ये 3 लोब में वाइब्रेट करनी शुरू हो जाएगी अपने आप, हमें कोई भी इसमें बीच में कोई पकड़ना नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिकली 3 लोब्स में वाइब्रेट करने लग जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? और क्वेश्चन इधर ये भी आता है कि हम 100 और 200 के बजाय 150 लाएंगे तो क्या होगा, हम 200 और 300 के बजाय 250 हर्ट्ज लाएंगे तो क्या होगा, क्या ये वैसा कुछ मतलब अजीब से शेप में वाइब्रेट करेगी या ये वाइब्रेट नहीं करेगी, क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम समझेंगे कि रेजोनेंस हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी हम आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि रेजोनेंस होता क्या है, उससे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्टैंडिंग वेव में अपने फंडामेंटल या नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी में कैसे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको एक चाहिए पेंडुलम, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैंने अपने फ़ोन के चार्जर में का यूज़ करूँगा एंड ठीक है। तो सपोज़ ये है हमारा पेंडुलम, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से होल्ड कर लिया। अब पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होगा कि पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, ठीक है। फिर से बोलूँगा, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, ठीक है। अब 2π√L/g में 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, एंड ये सपोज जिस लेंथ पे मैंने इसको पकड़ा है, ये लेंथ ये मुझे पता है, ओके। सो मैंने एक हिसाब से ये लेंथ भी इसकी फिक्स्ड रहेगी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब इसका जो अपना नेचुरल टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। मतलब कि 1/टाइम पीरियड क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी वो भी फिक्स्ड रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो हमने क्या बोला कि रेजोनेंस क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो अगर वो दोनों मैच करती है तो उस ऑब्जेक्ट का जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो अपने आप बढ़ने लगता है, ठीक है। हम इसमें यही देखेंगे। तो सपोज कि मेरा हाथ जो है वो एक्सटर्नल सोर्स है ऊपर जहाँ मैंने इसको पकड़ा हुआ है, एंड ये जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसका हम थीटा इंक्रीज करना चाह रहे हैं या इसको एम्पलीट्यूड देना चाह रहे हैं, ओके, ठीक है। तो अब 3 केसेस हो सकते हैं इसमें। 3 केसेस क्या होंगे कि या तो मेरे हाथ का जो टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी वो इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, एक केस ये होगा। दूसरा केस होगा कि इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, और तीसरा केस होगा कि इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। हम तीनों केस में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले केस जो सबसे इंटरेस्टिंग केस है कि जब मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, ठीक है। तो सपोज कि मैंने ये लेंथ कैलकुलेट करके मुझे इसका टाइम पीरियड पता है मुझे, तो मैं अपने हाथ का भी टाइम पीरियड उसी के अकॉर्डिंग रखूँगा जिससे कि इससे ये मैच करे। तो आप लोग देखना कि जब मैं अपने हाथ का मोशन शुरू करूँगा इस पेंडुलम का थीटा बढ़ेगा, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। देखिए धीरे धीरे इस पेंडुलम का थीटा कैसे बढ़ रहा है, जबकि मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट है उसी पे मूव कर रही है और मैंने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया। आप ध्यान रखिए कि ये एक थ्रेड टाइप का ही है, मैं ऐसे ऐसे मूव करके इसको इधर उधर नहीं ले जा सकता, ये सिर्फ रेजोनेंस की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला केस था कि जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। एक बार और करके देखेंगे कि इसका
एम्पलीट्यूड कैसे अपने आप इंक्रीज हो रहा है, कोई एक्सटर्नल सोर्स इसको पुश नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो मतलब कि हमने क्या देखा कि अगर हम एक ट्यूनिंग फॉर्क, अगर वो 100 हर्ट्ज पे है, हम इस स्ट्रिंग के पास ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में ये स्ट्रिंग उस फॉर्क के साथ रेजोनेंस में आएगी एंड ये अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर हम उस फॉर्क को 200 हर्ट्ज पे लाएंगे तो 200 हर्ट्ज भी वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है इस स्ट्रिंग की, जिसमें कि ये स्ट्रिंग 2 लोब में वाइब्रेट करती है। तो थोड़ी देर में ये स्ट्रिंग उस 200 हर्ट्ज के साथ रेजोनेंस में आएगी एंड वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी 200 हर्ट्ज में। सिमिलरली फॉर 300 हर्ट्ज, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये क्या हैं, इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब V/2L, 2V/2L, 3V/2L। अब सपोज हम कोई बीच की फ्रीक्वेंसी लाएं तो क्या होगा, सपोज हम 150 हर्ट्ज लाएं तो क्या होगा, हम 250 हर्ट्ज लाएं तो क्या होगा, वो भी देखते हैं इसी एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, मतलब कि सपोज अब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैं अपना हाथ इतने धीरे मूव कर रहा हूँ कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी कम है। तो क्या हो रहा है कि इसमें कोई थीटा डेवलप नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी एम्पलीट्यूड का इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट लीनियर मोशन हो रहा है इसका मतलब क्या कि मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो पेंडुलम है, ये इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस में नहीं है, तो इसका थीटा इंक्रीज नहीं होगा। अगला केस क्या कि मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो भी एम्पलीट्यूड डेवलप नहीं होना चाहिए। देखिए, ठीक है, क्या हो रहा है कि ये अपनी जगह पे ही थोड़ा बहुत हिल रहा है ऊपर नीचे, बट इसमें कोई थीटा डेवलप नहीं हो रहा इसके मोशन का। मतलब कि आंसर मिल गया कि अगर हम 150 लाएं या 250 लाएं या 350 लाएं, जो बीच की फ्रीक्वेंसी से बोला है, तो ये स्ट्रिंग मूव नहीं करेगी, ये जो स्ट्रिंग है ये अपने स्टैंडिंग स्टेट में ही रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको अपनी लाइफ में भी रेजोनेंस के कई एग्जांपल्स खुद ही ऑब्जर्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस की वजह से वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, और जब ऑब्जर्व करेंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।